हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस किया था एट्रोपी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेसिया और मेटाप्लेजिया के बारे में आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसको हम थोड़ा सा ओवरऑली देख लेंगे कि एट्रोफी होता क्या है। ठीक है, वैसे तो मैंने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि ये होता क्या होता है कि रिड्यूस ऑफ द नंबर्स एंड साइज ऑफ parenchymal cell of in the organs or its parts which can comes normal is called the atrophy। means क्या होता है, एट्रोपी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, रिड्यूस इन द साइज ऑफ सेल जो सेल का साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना। ये क्या करते हैं, जैसे कि हम सिंपल वर्ल्ड में देखें तो अगर कोई ऑर्गन या टिश्यू पहले नॉर्मल था और बीच में उनके सेल छोटी हो जाती हैं तो ऑर्गन का साइज़ भी कम हो जाता है। इससे हम इसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रोपी। एट्रोपी का मेनली सेल साइज डिक्रीज हो जाता है। कुछ सिचुएशंस में सेल मेम्ब्रेन भी डिक्रीज हो जाती हैं। व्हाट हैपन द एट्रोपी, एट्रोपी क्या है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा ये नॉर्मल सेल है और सेलुलर एट्रोफी हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में सेल प्रॉपर न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन या हार्मोन्स और स्टिमुलस रिसीव करते हैं और अपने नॉर्मल साइज मेंटेन करते हैं। एट्रोफी में सेल को न्यूट्रिशंस, ब्लड सप्लाई या हार्मोनल स्टिमुलेशंस या हमारे फंक्शनल्स एक्टिविटी कम मिलती है। इसके रिज़ल्ट में सेल का साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और सेलुलर कंपोनेंट्स वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं और हमारे ऑर्गन का साइज़ वो भी डिक्रीज़ हो जाता है और उसका फंक्शन भी डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि अगर कोई मसल्स हमारे लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं की जाती है, जिससे बेड रेस्ट या प्लास्टर कॉस्ट के बाद तो मसल सेलुलर्स का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारी मसल्स थिन और वीक हो जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करें, जैसे कि हम टाइप्स ऑफ एट्रोफी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एट्रोफी को ब्रॉडली फिजियोलॉजिकल एट्रोफी और पैथोलॉजिकल एट्रोफी में डिवाइड किया जाता है। जैसे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की बात करें तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी नॉर्मल डेवलपमेंट या एजिंग के प्रोसेस के पार्ट होती हैं। इसमें डिसीज़ नेसेसरीली प्रेजेंट होती है। जैसे ब्रेन एट्रोफी विथ एजिंग, तो ओल्ड एज में ब्रेन टिश्यू के साइज ग्रेजुअली डिक्रीज हो सकते हैं। एट्रोफी और गोंडल अफेक्ट द मोनोकैपस, तो मोनोकैपस के बाद ओवररन हार्मोनल सिचुएशन डिक्रीज होने के कारण वेरियस में एट्रोफी चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, थाइमस, चाइल्डहुड के बाद थाइमस नॉर्मली ग्रेजुअली इन्वॉल्व एट्रोफी करता है। पैथोलॉजिकल एट्रोफी की बात करें तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी डिसीज डिक्रीज यूज या पुअर न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, हार्मोनल डिफिशियंसी या नर्व्स डैमेज इफेक्ट की वजह से होते हैं। डिक्रीज द वर्कलोड, डिसीज एट्रोफी जब किसी मसल्स या ऑर्गन का यूज़ लॉन्ग टाइम तक करना होता है, कम हो जाता है तो सेल जो है ग्रेजुअली सिकुड़ जाती हैं। लंबे समय तक बेड रेस्ट, पैरालिसिस या प्लास्टर कास्ट में मसल्स की साइज़ क्या हो जाती है, हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लॉस ऑफ इनर्वेशंस, तो मसल्स को प्रॉपर फंक्शंस के लिए नर्व्स स्टिमुलेशंस की ज़रूरत होती है। अगर
हमारे नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो मसल्स को स्टिमुलेशंस नहीं मिलती और मसल्स एट्रोफी डेवलप हो सकती है। पेरिफेरल नर्व्स इंजरी के बाद अफेक्टेड मसल्स में एट्रोफी होती है। डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, अगर किसी टिश्यू को लॉन्ग पीरियड तक एडिक्यूटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, डिक्रीज द ऑर्गन्स प्लस न्यूट्रिशन, सेल श्रिंकेज एट्रोफी। इस टाइप के वेस्कुलर्स और इस्कीमिकल्स एट्रोफी के कॉन्टेक्ट में डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर हमारी बॉडी को डिफरेंट प्रोटीन या हमारे कॉलेज या इसेंशियल्स न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो हमारी सेल अपने प्रोटीन और अदर्स कंपोनेंट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशंस की बात करें तो क्या होता है कि कुछ टिश्यू हार्मोनल्स के स्टिमुलेशंस पर डिपेंड कर सकते हैं। हार्मोन्स स्टिमुलेशन डिक्रीज होने पर टिश्यू एट्रोफी कर सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मैकेनिज़्म और एक्शंस की। तो एट्रोफी का मैकेनिज़्म मेनली प्रोटीन सिंथेसिस या डिक्रीज ऑफ प्रोटीन डिग्रेशंस इंक्रीज पर बेस्ड होता है। जैसे कि हमारा क्या है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिक्रीज यूज, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस प्लस इंक्रीज द प्रोटीन बैकग्राउंड, क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं और इंक्रीज करते हैं प्रोटीन के ब्रेकडाउन को। एबिलिटी क्यूटिंग्स प्रोस्टेशियन पाथवे एक्टिवेट करते हैं। सेलुलर्स प्रोटीन आर डिग्रेड और ऑटोफेजिक वेस्कुलर्स डेवलपमेंट करते हैं। सेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स और इनक्लोज एंड deviated to lysosomal organelles and degraded cell comes similar. Tissue organs become the similars. इस पाथवे में डैमेज या अननेसेसरी प्रोटीन को यूनिक नेम के स्मॉल प्रोटीन्स टैग के थ्रू मार्क किया जाता है। ये टैगड प्रोटीन प्रोटीएस नहीं डिग्रेड होते हैं, इसीलिए एट्रोफी में प्रोटीन डिग्रेशन डिक्रीज होने से सेल का साइज जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। ऑटोफेजेस इन एट्रोफी, ऑटोफेजेस की बात करें हम तो इसमें क्या होता है, एट्रोफी के कंडीशंस में सेल अपने अननेसेसरी या डैमेज ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। सेल के अंदर ऑटोफेजिक वैक्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं। ये वैक्यूल्स लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज़ करते हैं जहां एंजाइम सेलुलर कंपोनेंट्स को डिग्रेड करता है। एट्रोफी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और माइफिलामेंट की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। और हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एट्रोफी की, तो सेल का साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हमारे साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी डिक्रीज हो सकती है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी डिक्रीज हो जा सकती है। पेशेंट के कंडीशन डिक्रीज हो जाती है। टिश्यू को ओवरऑल साइज डिक्रीजन हो सकता है। ऑर्गन के फंक्शन कैपेसिटी भी डिक्रीज हो सकती है। कभी कभी एट्रोफी सेल में पॉलीफ्यूज पिगमेंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं और स्पेशली अगेंस्ट रिलेटेड एट्रोफी में इस अपीयरेंस को ब्राउन एट्रोफी कहा जा सकता है। इस पर्टिकुलर हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ
individuals parenchymal cells resulting in the enlargement of the affected organ or tissue without and the increase in the number of cells। मतलब कि हाइपरट्रॉफी में सेल की जितनी गेटिंग सेम राइट रहती है, लेकिन इंडिविजुअल सेल का साइज बढ़ जाता है। इस वजह से पूरा ऑर्गन या टिश्यू इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज करने पर स्केलेटन मसल्स के एग्जिस्टिंग मसल सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, जैसे मसल्स कुल और स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है। वाई इज हाइपरट्रॉफी अकर्स, जब सेल पर क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड वर्कलोड। तो हमारी जो होती हैं, जब हमारी सेल्स होती हैं उन पे वर्कलोड बढ़ जाता है, तब क्या हो जाता है कि हमारी उसके मैकेनिकल स्ट्रेस, हार्मोनल स्टिमुलेशंस या ग्रोथ सिग्नल्स आते हैं। तो सेल अपने फंक्शंस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो है अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रक्चर्स पोटेंशिया इंक्रीज़ हो जाती है, ऑर्गेनिज़म्स के साइज नंबर इंक्रीज़ हो सकता है, सेल का फंक्शंस कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी की बात करें तो हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी और पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी दो प्रकार की होती हैं। तो हमारी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की बात करें तो ये फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी एक नॉर्मल एडॉप्टेटिव पर रिस्पॉन्सेस हैं जो बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होती हैं। यानी बॉडी में कई एबनॉर्मल डिसीज़ अननेसेसरी प्रेजेंट होती हैं। सेल जो है इंक्रीज्ड डैमेज को मीट करने के लिए इनलार्ज होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्टर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम्स तो यूट्रस का साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है। इस इनलार्जमेंट में वो बहुत हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया कंट्रीब्यूट करते हैं। हाइपरट्रॉफी एग्जिस्टिंग द यूरिन स्मूथ मसल्स एंड सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। हाइपरप्लेजिया यूरिन स्मूथ और मसल सेल के नंबर्स भी इंक्रीज हो जाते थे। ओके, पैथोलॉजिकल्स ऑफ हाइपरट्रॉफी की बात करें तो पैथोलॉजिकल्स में हमारे पैथोलॉजिकल्स हाइपरट्रॉफी किसी एबनॉर्मल कंडीशन या डिसीज़ के रिस्पांस में नहीं डेवलप होता है। इसमें सेल इंक्रीज वर्कलोड या एबनॉर्मल स्टिमुलेशंस के रिस्पांस में इनलार्ज हो सकते हैं। ठीक, कार्डियक मसल्स हाइपरट्रॉफी की बात करें तो इसमें जो होता है कार्डियक मसल्स स्पेशली वेंट्रिकुलर मसल्स या इंक्रीज द वर्कलोड को रिस्पॉन्स में हाइपरट्रॉफी डेवलप कर सकते हैं। सिंथेटिक द हाइपरट्रॉफी, जो हमारी हाइपरट्रॉफी है, हाइपरटेंशन में ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को हायर प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कराने पड़ता है। जैसे कि हाइपरटेंशन इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द हार्ट। ओके, हार्ट का वर्कलोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन कार्डियक मसल्स सेल, कार्डियक मसल्स की सेल जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। इंक्रीज द पेशेंट एंड सिंथेसिस, ठीक है, इंक्रीज द मसल सेल हाइपरट्रॉफी थिकनिंग लार्ज ऑफ द कार्डियक मसल्स intensely in this adaptive response but present in the hypertrophy can be the evaluate important cardiac functions। स्मूथ मसल्स ऑफ हाइपरट्रॉफी की बात करें तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स हाइपरट्रॉफी, स्मूथ मसल्स भी हमारी इंक्रीज वर्कलोड या एब्स्ट्रक्शंस के रिस्पॉन्स में हाइपरट्रॉफी का कर सकते हैं। जैसे कि पायरोलिक स्टेंसिस, तो पायरोलिक स्टेंसिस में स्टमक्स के पायरोलिक रीजन्स का आउटलाइन नैरो हो जाता है। इस ऑब्स्ट्रक्शंस के अगेंस्ट फूड को
पस बनाने के लिए पाइरोलिक स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सिकल सेल स्केलेटन मसल्स हाइट्रोफी की बात करें तो स्केलेटन मसल्स हाइट्रोफी हमारी स्केलेटन मसल्स की बात करेंगे तो हमारे क्या होते हैं, स्केलेटन मसल्स में इंक्रीज द वर्कलोड और पर्टिकुलरली एक्सिस एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल्स फाइबर्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। ऑल दोज जैसे कि राइटिंग लाइफ्टर्स या फिर एनुअल्स लैबोरेटरीज, तो रेगुलर्स हैवी एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को इंक्रीज वर्कलोड फेस करना पड़ता है। इसीलिए ऑल दीज आर द न्यूमरस लैबोरेटरीज में वर्क डेवलप मसल्स देखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हाइपरट्रॉफी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात किया जाए इसमें क्या होता है मैकेनिज्म, देखो हाइपर ट्रॉफी मेनली इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। इसमें इंक्रीज द वर्कलोड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हार्मोनल स्टिमुलस, सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट और जीन एक्सपीरियंस इंक्रीज, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज और स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनालाइज इंक्रीज, सेल का साइज इंक्रीज, ऑर्गन टिश्यू इनलार्जमेंट हो गया। हाइपरप्लेजिया की बात करें, हाइपरप्लेजिया भी हमारा हाइपरप्लेजिया इंक्रीज द नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग इन द इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। सिंपल वर्ड में हाइपरप्लेजिया में इंडिविजुअल सेल का साइज अननेसेसरी इंक्रीज होता है, इनसे सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे हाइपरप्लेजिया के बाद सेल हाइपरटेंशन और इसके फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेजिया की बात करें तो हाइपरप्लेजिया को ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की बात करते हैं तो हमारे हाइपरप्लेजिया एक नॉर्मल एडॉप्टिव प्रोसेस होती है जो बॉडी के नॉर्मल रिक्वायरमेंट से के प्रेजेंस में होती है। इसमें हार्मोन्स या इंक्रीज फंक्शनल्स डैमेज के रिस्पॉन्स में सेल के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के 2 कॉमन टाइप्स होते हैं, नॉर्मल हार्मोनल हाइपरप्लेजिया और कंपोनेंट्री हाइपरप्लेजिया। तो हमारा हार्मोनल हाइपरप्लेजिया की बात करें, कंपेंसेंट्री हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो हार्मोनल हाइपरप्लेजिया वो हाइपरप्लेजिया है जो हार्मोन स्टिमुलेशंस के इन्फ्लुएंस में अकर्स होते हैं। सिंपल वर्ड में जब किसी टिश्यू को पर्टिकुलर हार्मोन्स का स्टिमुलेशन मिलता है तो उस टिश्यू के सेल पॉलीफरेशन डिवाइड करने लगते हैं और सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे फीमेल का ब्रेस्ट एट द प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के टाइम फीमेल सेक्स हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप करते हैं। हार्मोन्स स्टिमुलेशंस या सेल पॉलीफरेशंस नंबर्स ऑफ सेल या ब्रेस्ट टिश्यू को इनलार्ज करना। ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स स्टिमुलेशन बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे रिस्पॉन्स में हमारे मेमोरी ग्लैंड के एपिथेलियल सेल पॉलीफरेशन करते हैं, जिससे ब्रेस्ट टिश्यू इनलार्ज हो जाते हैं। ब्रेस्ट ड्यूरिंग द लोकल लोकेशंस के टाइम्स मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं हमारे
फंक्शनली एक्टिवेट होती हैं और हार्मोनस इन्फ्लुएंस के अंडर ग्रेजुएट टिश्यू में चेंज हो जाती है, जो मिलकर प्रोडक्शंस को सपोर्ट करता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे बी पॉइंट की, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया। तो इसमें भी तब होता है जब ऑर्गन का कुछ पार्ट रिमूव या डैमेज हो जाता है और रिमेनिंग सेल पॉलीफ्रेट करके लॉस्ट टिश्यू को कंपेरिजिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारा लीवर रीजनरेशंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर लीवर का एक प्रोटीन सर्जिकल्स रिमूव कर दिया जाए तो पर्टिकुलर जो प्रैक्टिकल क्या होता है, हिपैटिकेंट्री कहा जाता है। इसमें मेनली लीवर सेल को ग्रोथ सिग्नल मिलते हैं, जैसे कि पार्टिकल्स हिपैटिकेटोमी। ये क्या होते हैं, लॉस ऑफ लीवर टिश्यू को लॉस कर देते हैं, ग्रोथ सिग्नल को एक्टिवेट कर देते हैं, हिपैटोसाइटोसिस पॉलीफरेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं और लीवर टिश्यू इनलार्ज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है। लीवर इनलार्जमेंट का मतलब है कि ये नहीं कि रिमूवल पोटेंशियल एक्सेसिवली सेम शेप में ग्रोथ और बैक करता है, rather remaining the liver tissue increase the resistance functions लीवर मार्क्स। ठीक है। जैसे कि हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, तो ये मतलब हार्मोनल हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है हार्मोनल स्टिमुलेशंस के रिस्पॉन्स में सेल का नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाना। ठीक है। अगर जो इसके एग्जांपल जैसे फीमेल के ब्रेस्ट एट पिट्यूटरी प्रेगनेंसी के टाइम्स। ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने क्या पढ़ा, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया, ये टिश्यू लॉस के बाद रिमेनिंग सेल पॉलीफरेशन करना, जैसे कि लीवर का इनलार्जमेंट एफर्ट आफ्टर पार्टिकल्स हिपैटोकोमेटिक्स के थ्रू। ठीक। अब बात हम करेंगे किसकी, मेटाप्लेजिया की। मेटाप्लेजिया क्या होता है, ये भी हमारा मेटाप्लेजिया भी रिवर्सिबल चेंजेस इन विच वन टाइप्स ऑफ मेच्योर एडल्ट सेल्स इन regulate by the another type of mature adult cells, usually in response to resistance abnormal और stressful stimuli। मतलब कि मेटाप्लेजिया में एक मेच्योर सेल टाइप डायरेक्टली परमानेंटली ट्रांसफॉर्म नहीं होते, इससे टिश्यू में स्टेम सेल या रिवर्स सेल की डिफरेंशिएशन चेंज होती है, जिससे एक मेच्योर सेल टाइप की जगह दूसरा मेच्योर सेल टाइप डेवलप हो जाता है। यूजली ये चेंजेस रिवर्सिबल्स होते हैं अगर कैविटी स्टिमुलाई को रिमूव कर दिया जाए तो हमारी क्रोनिक इरिटेशन एब्नॉर्मल स्टिमुलेशंस क्या हो सकते हैं, एडिक्यूट सेलुलर रिस्पॉन्स देंगी, चेंजेस इन द डिफ्रेंशिएशंस और वन मेच्योर्स सेल टाइप्स एंड अदर्स मेच्योर सेल टाइप्स में मेटाप्लेजिया में स्टिमुलेट और रिमूवमेंट रिटर्न द टू वर्ल्ड और नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेटाप्लेजिया होता है एक प्रोटेक्टिव एडॉप्टिव रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, जब किसी टिश्यू को रिपीटली इरिटेशंस या स्ट्रेस मिलता है तो बॉडी ऐसे ही सेल टाइप को डेवलप कर सकती है जो उस इन्वायरमेंट के बेटर टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्रोनिक इरिटेशंस के रिस्पॉन्स में नॉर्मल सिलिटेट या कोलुमल एपिथेलियम की जगह स्ट्रैटिफाइड सीक्वेंस एपिथेलियम डेवलप हो सकता है। इससे टिश्यू इनरेगुलर इरिटेशंस को बेटर टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोटेक्टिव फंक्शन जैसे
न्यूमेरिकली क्लियरनेस कम हो सकती हैं। अगर जो हम टाइप्स ऑफ मेटाप्लेसिया की बात करें तो मेटाप्लेसिया ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एपिथेलियम मेटाप्लेसिया और मेसोकाइमल्स मेटाप्लेसिया। एपिथेलियम मेटाप्लेसिया की हम बात करें तो इसमें वन टाइप ऑफ मेच्योर एपिथेलियम सेल की जगह अनदर टाइप ऑफ मेच्योर एपिथेलियम सेल डेवलप हो जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल रिस्पायरेटरी एपिथेलियम, क्रोनिक इरिटेशन स्पेशली लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग के रिस्पॉन्स में रिस्पायरेटरी ट्रैक का नॉर्मल, ठीक है। तो सिगरेट कोलुमर्स एपिथेलियम जो चेंज होकर सेटिस्फाई सीक्वेंस एपिथेलियम बन सकता है, जैसे कि क्रोनिक इरिटेशंस, तो ये नॉर्मल सिलिटेड कोलुमर एपिथेलियम है। तो चेंजिंग इन द डिफरेंशिएशंस और स्ट्रैटिफिक सीक्वेंस एपिथेलियम में स्क्यूमस मेटाप्लेसिया में हो सकता है, ठीक है। अगर जो इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो स्क्यूमस एपिथेलियम फिजिकल इरिटेशन को रिलेटिवली बेटर टोलरेट करते हैं, और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिलिकेट एपिथेलियम के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस सच एज द म्यूकस क्लियरेंस रिड्यूस हो सकती है। मेसोकाइमल्स मेटाप्लेसिया, इसमें एक टाइप का मेसोकाइमल्स कनेक्टिव टिश्यू अनदर टाइप ऑफ मेसोकाइमल्स टिश्यू में चेंज हो सकते हैं। ओसियस मेटाप्लेसिया बोन मैरो इन टिश्यू वेयर बोन इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, कार्टिकुलरीज मेटाप्लेसियास में तो इसमें कैटेगरीज की बात करें तो कैटेगरीज फॉर्मेशन इज एबनॉर्मल लोकेशंस। ये चेंजेस यूजुअली कनेक्टिव टिश्यू और सेल की अल्टर्ड डिफरेंशिएशन से रिलीज हो सकती है। मेटाप्लेसिया के अगर जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मेटाप्लेसिया को एडॉप्टेशन माना जाता है, लेकिन ये कम्प्लीटली हार्मलेस प्रोसेस नहीं होती। अगर नॉर्मल स्टिमुलाइज लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूस रहे तो मेटाप्लेसिया टिश्यू में फर्दर नॉर्मल चेंज डेवलप हो सकते हैं। इंक्रीजिंग डिस्प्लेसिया इन सम सेटिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा था हाइपरप्लेसिया वर्सेस मेटाप्लेसिया भी हम देख लेते हैं। जैसे फीचर्स की बात करें तो इसमें मेन चेंजेस क्या होते हैं, हाइपरप्लेसिया में हमारा नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज होता है, मेटाप्लेसिया में क्या होता है, सेल टाइप डिफ्रेंशिएट चेंज होते हैं। अगर जो हम इसके सेल नंबर्स की बात करें तो ये मेटाप्लेसिया इंक्रीज होता है, और हाइपरप्लेसिया इंक्रीज होगा, और मेटाप्लेसिया क्या होता है, नॉट द डिफाइंड फीचर्स, ओके। पर्पस की बात करें तो टिश्यू ग्रोथ कंपोजिशंस होते हैं हमारे हाइपरप्लेसिया में, और मेटाप्लेसिया में क्या होता है, एडिक्यूटेस टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई होता है। रिवर्सिबल्स की बात करें तो हाइपरप्लेसिया डिपेंडिंग ऑन कॉजेस पे, और इसमें मेटाप्लेसिया में यूजुअली रिवर्सिबल इस स्टिमुलाई इज रिमूव्ड, ठीक है। तो ये लीवर में इन्लार्जमेंट होता है हाइपरप्लेसिया, और ये मेटाप्लेसिया क्या होता है, रिस्पायरेटरी स्क्यूमस मेटाप्लेसिया में, ठीक है क्लास। अब हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा है क्या, एपिथेलियल मेटाप्लेसिया के बारे में। तो एपिथेलिया की हमने लेयर भी बनाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें नॉर्मल कोलुमर्स एपिथेलियम है, रिवर्स सेल हो गया, और स्क्वेमस मेटाप्लेसिया हो गया, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम भी इसमें स्टिक है, तो इसको जितने भी डायग्राम में पॉइंट मेंशन है उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास। कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और क्लास को एंड करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर जो हम इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी कंप्लीट फ़ीस
25,000 है। आपको क्या करना है, और अधिक जानकारी लेनी है तो आपको हमारे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर्स हैं इस पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।